तो हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया, मस्त टनाटन। तो चैप्टर चलता रहेगा, बाकी चैप्टर चलते रहेंगे। अभी चैप्टर 1 के जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो मैं लेके आया हूँ। 6-7 MCQ है और एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वो करते हैं। और भी क्वेश्चन आते रहेंगे, इस पे PYQs आते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा। अभी एक छोटा सा है, इसे देख लेते हैं। 15-20 मिनट 25 मिनट कितने का जाता है मुझे नहीं पता, इसे देख लेते हैं। ठीक है, MCQ है, बहुत ध्यान से पढ़ना। जितने भी MCQ हैं, कुछ इसमें PYQ है, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस हैं, सब NCERT बेस्ड है, एक भी NCERT के बाहर नहीं जाएगा। आ रहा है समझ में? चलो देखते हैं क्या दिया है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने पहले ही बताया, क्या? अदला बदली, अदला बदली, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। ठीक है, तो इन दोनों में से जो दो कंपाउंड होंगे, दोनों में दो दो एलिमेंट होंगे और उन दो दो एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट इधर जाएगा, उसका एक एलिमेंट इधर जाएगा। अगर ऐसा किसी इक्वेशन में पाया जाता है, किसी भी रिएक्शन में पाया जाता है, केमिकल इक्वेशन में पाया जाता है, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। सिंपल सी बात है। और पहला वाला देखते हैं, पहला वाला देखते हैं। PbNO3 लिड नाइट्रेट रिएक्ट करता है सोडियम से, सॉरी सोडियम क्लोराइड से, तो बनाता है लिड क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। क्या करता है? लिड नाइट्रेट रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड से, लिड नाइट्रेट, लिड नाइट्रेट रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड से, तो बनाता है लिड क्लोराइड। यहां पे था लिड नाइट्रेट, यहां पे हो गया लिड क्लोराइड, पहली अदला बदली। फिर अब यहां था सोडियम क्लोराइड, यहां हो गया सोडियम नाइट्रेट। इसका मतलब पहला वाला तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये NO3 चला गया है इसके पास और इसका Cl आ गया है इसके पास। NO3 चला गया इसके पास और इसका Cl आ गया इसके पास, तो इसका मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इसमें आपको बोला है कि फाइंड करिए वैल्यू ऑफ A। अब इधर देखते हैं A की वैल्यू कितनी निकल के आती है। एक PB, एक PB, PB इज ऑल राइट, PB में कोई दिक्कत नहीं। Cl कितने? ये दो जल लगा तो 2 Cl 2 Cl, ये कोई दिक्कत नहीं, पूरा ये इतना बैलेंस है। अब इधर एक Na 2 Na, तो यहां पे 2 की कमी है, पहली बात तो 2 Na लगने चाहिए। और देखो N कितना? 2 Na, 2 नाइट्रोजन है, इधर N अकेले है, तो यहां भी 2 लगना चाहिए। तो 2 लगाने से इसका भी काम हो जाएगा, इसका भी काम हो जाएगा। आओ O को देखते हैं। इधर 3 दूनी के 6, 3 2 जा 6, कितने ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन है। इधर 2 है, 3 है। इसका मतलब अगर मैं A की वैल्यू 2 रख दूं, A की वैल्यू सॉरी A की वैल्यू क्या रख दूं? 2 रख दूं, तो पूरा बैलेंस, पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड में। एल्युमिनियम सल्फेट रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम सल्फेट रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम सल्फेट। यहां भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें दिख रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें दिख रही है, क्योंकि ये सल्फेट चला गया है कैल्शियम के साथ और ये हाइड्रोक्साइड चला आया है एल्युमिनियम के साथ, तो इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें दिख रही है। अब आते हैं B की तरफ। B की वैल्यू कितनी आती है? एल्युमिनियम कितने? 2, एल्युमिनियम कितने? 2, कोई दिक्कत नहीं। S कितने? 3, S कितना? 1, मतलब B की मुझे 3 लगाऊंगा तब जाके S की वैलेंसी बैलेंस होगी। इधर S है कितना? 3, इधर S है कितना? 1, तो अगर B की जगह 3 लगाऊंगा तो S की बैलेंसी बराबर हो जाएगी। और चलते हैं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन 4 3 जा 12, 12 ऑक्सीजन ये रहे और 3 दूनी 6, 6 ये रहे, मतलब 18 ऑक्सीजन इस साइड है, 18 ऑक्सीजन इस साइड है। 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, तो 18 ऑक्सीजन इस साइड है, इधर 3 2 जा 6, अभी मुझे 6 मिले हैं, इधर 4 दिए हैं, 6 4 10। अगर मैं इधर 3 लगा दूं तो 3 4 जा 12 प्लस 6, 18 ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएंगे। इसका मतलब B की जगह क्या आएगा? 3।
तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3. A, equation 1 and equation 2 both are a double displacement reaction whereas A is equal to 2 and B is equal to 3. ये रहे आपके एक मार्क्स. वो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बेटा बहुत टाइम लगेगा वो लिखने में, इतना बड़ा तो मेरा बोर्ड ही नहीं है. ठीक है, चलते हैं असर्शन रीजन की तरफ. अब असर्शन रीजन होता क्या है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन. असर्शन रीजन होता क्या है, देखो असर्शन एक स्टेटमेंट होगी और रीजन एक स्टेटमेंट होगा. तो पहले तो आपको ये उसको असर्शन रीजन को साइड करो, आपको बस पहले ये देखना होगा क्या दोनों ही स्टेटमेंट सही है या गलत है. तो आप असर्शन को पढ़िए, अगर सही है असर्शन को टिक करिए, पहले असर्शन सही है, फिर रीजन पढ़िए, रीजन भी सही निकलता है तो टिक करिए, नहीं निकलता है तो क्रॉस करिए, खत्म बात. अब चलते हैं आगे. अब रीजन को पढ़िए, असर्शन को पढ़िए, असर्शन को पढ़िए और जहां पे असर्शन खत्म हो जाए वहां पे लगाइए बिकॉज, वहां पे लगाइए बिकॉज. उसके बाद आप रीजन को उसी में जोड़ दीजिए. अगर ऐसा करने पर जो बन रहा है, जो स्टेटमेंट बन रही है, अगर वो सही है तो इसका मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. क्या बोला मैंने, आप असर्शन को पढ़िए, जहां पे असर्शन खत्म हो रहा हो वहां पे, जहां पे असर्शन खत्म हो रहा हो वहां पे लगाइए बिकॉज और रीजन को जोड़ दीजिए. अगर ऐसा हो रहा है तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ असर्शन. क्या कोई दिक्कत, क्या बोला मैंने असर्शन रीजन में, असर्शन को पढ़िए, असर्शन जहां पे खत्म हो रहा है वहीं पे रीजन को ऐड कर दीजिए, उसके बाद फिर पूरा स्टेटमेंट पढ़िए और अगर पूरा स्टेटमेंट एग्जैक्ट करेक्ट निकल के आ रहा है तो आपका असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखने क्या है. द कलर ऑफ द इक्वेशस सॉल्यूशन of a copper sulfate turns colorless when a piece of lead is added to it. असर्शन कह रहा है कि अगर किसी भी कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में अगर आप लीड ऐड कर देते हैं तो, अगर आप कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में लीड ऐड कर देते हैं तो जो कॉपर सल्फेट का कलर था वो डिसअपीयर हो जाएगा. कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू. कह रहा है कि अगर आप कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में लीड ऐड कर देते हैं तो उसका कलर डिसअपीयर हो जाएगा और ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है, पहली चीज. दूसरा, लीड इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर एंड हैज द डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम द इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. रीजन कह रहा है कि जो लीड है वो रिएक्टिविटी सीरीज में, लीड जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है. मैंने बोला था सबसे पहले रिएक्टिविटी याद कर लो, पूरे 10th की बुक में जो रिएक्टिविटी सीरीज है सिर्फ उसी पे क्वेश्चन है और कहीं पे क्वेश्चन नहीं. जितने भी केमिकल रिएक्शन है सबके सब रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड हैं. तो सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज याद करो, ठीक है. अब देखो क्या बोल रहा है कि लीड जो है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है, या फिर वो बोल रहा है, बोल तो वो ये रहा है कि लीड जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए जो लीड है वो सॉल्यूशन का कलर डिसअपीयर कर देता है. तो ये बिल्कुल ही रीजन भी बिल्कुल सही है, रिएक्टिव लीड जो है मोर रिएक्टिव होता है इससे, कॉपर से. अब जरा एक बार इक्वेशन को पढ़िए, उसमें बिकॉज लगा देखिए. द कलर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन the color of a aqueous solution of a copper sulfate turns colorless when a piece of a lead is added to it because lead is more reactive than the copper and has displaced the color from its salt solution. एकदम करेक्ट है, पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आई है क्या कि द सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा. कब, जब उसमें लीड आप ऐड कर देंगे, क्योंकि जो लीड है वो मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से. सो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Assertion is true and reason is true and reason is the correct explanation of assertion. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलो चलते हैं, और दो असर्शन रीजन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4. असर्शन रीजन को करना कैसे है, सिंपल वैसा, असर्शन को पढ़ना है सही है कि नहीं, रीजन को पढ़ना है सही है कि नहीं, उसके बाद रीजन पे क्या लगा देना है, बिकॉज. क्या है, असर्शन के खत्म जहां होता है वहां लगा देना है क्या, बिकॉज. अगर स्टेटमेंट सही है तो सही है. देखो क्या है, while equalizing the number of the atoms to balance a chemical equation
वी अल्टर, ओ हो, अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड और एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। अरे भैया उल्टा लिख दिया है। कह रहा है कि जब भी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हम उसके फॉर्मूला को ही इग्नोर मार देते हैं। क्या मैंने आपसे बोला था कि जो O2 लिखा हुआ है ये O2 ही रहेगा। अब इसके आगे 3 या 2 4 5 जो जोड़ना है जोड़ सकते हैं। ये कह रहा है कि इसको छोड़ो, इसको भी भूल जाओ, पीछे वाले को भी, जो मन करे यहीं ऐड कर दो, वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या ऐसा होगा कभी? बिल्कुल नहीं बेटा। आप फॉर्मूला को नहीं छोड़ सकते। अब जैसे कि फॉर्मूला है, जैसे कि मान लीजिए फॉर्मूला है FeOH होल ट्वाइस। अब आप इसको नहीं हटाएंगे। या मान लीजिए फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब आप यहां कुछ नहीं कर सकते ना बेटा। जो करेंगे आप यहां ना करेंगे, यहां थोड़ी कुछ कर सकते हैं। ये तो फॉर्मूला है ना कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला थोड़ी चेंज कर देंगे आप। अब नंबर्स ऑफ जो उसके मॉलिक्यूल्स के नंबर है वो बढ़ा घटा सकते हैं ना। आगे नंबर लगाने का मतलब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाया घटा रहे हैं, और पीछे नंबर लगाने का मतलब आपको फॉर्मूला ही चेंज कर दे रहे हैं। तो कह रहा है कि जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो फॉर्मूला क्या, उसमें से कोई मतलब नहीं है। हम चाहे तो पीछे वाला भी चेंज कर ले। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। असर्शन ही फॉल्स है, एकदम गलत है असर्शन, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, तुम्हारी उसकी तरह गलत है। अगर तुम हमेशा गलत रहते हो उसके क्वेश्चन में, वैसे ये भी गलत है। ठीक है, अब रीजन पे चलते हैं। केमिकल इक्वेशन इज द बैलेंस्ड बाय मेकिंग द नंबर ऑफ एटम ऑन ईच एलिमेंट ऑन अ बोथ साइड ऑफ अ एरो। एकदम सही है। क्या कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन को जब हम बैलेंस करते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं कि किस एलिमेंट के कितने एटम्स प्रोडक्ट के साइड हैं, उतने ही एटम रिएक्टेंट के साइड है या नहीं है। जितने एटम रिएक्टेंट के साइड होंगे किसी एलिमेंट के, उतने ही एटम प्रोडक्ट के साइड होंगे उस एलिमेंट के। तो ये बिल्कुल ही सही है। यहां पे आपका जो असर्शन है वो रॉन्ग है, जो रीजन है वो ट्रू है। तो यहां पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन या करेक्ट नॉट एक्सप्लेनेशन की बात तो आती ही नहीं है। अरे एक सेकंड यार, इक्वेशन लिखना तो भूल ही गया। रुक जाओ, पहले इक्वेशन लिख लूं मैं, जल्दी जल्दी में ना कुछ भी हो जाता है। तो ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये इसको मैं ब्लू से लिखना चाहता था, इसीलिए मैंने पहले ब्लैक वाला लिख लिया, फिर ब्लू से लिखना था। हो जाता है कभी कभी, गलतियां सबसे हो जाती हैं। ठीक है, देखो, फॉलोइंग इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ द स्टेम ऑन आयरन। अब स्टेम का मतलब है, स्टेम का क्या मतलब है? स्टीम, वही स्टीम, वो क्या बोलते हैं उसको, वाटर का। वाटर 3 फॉर्म में पाया जाता है, वेपर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो स्टेम क्या है? वेपर फॉर्म है, गैसियस स्टेट है उसका। तो मॉलिक्यूल तो वही है, H2O ही तो है। ये H2O गैस वाला H2O है, ये सॉलिड है। अब देखो क्या है, आयरन को वाटर से रिएक्ट कराया तो आयरन ऑक्साइड बन गया और ये वाटर बन गया। तो क्या गड़बड़ है? सही है। हमने पढ़ा था कि अगर हम लोहे को उठा के पानी में रख दें या ऑक्सीजन में रख देंगे, सॉरी पानी उस पर अगर मॉइस्चर में रख दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडाइज मीन्स क्या होता है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे Fe क्या था, पहले वाटर से रिएक्ट करने के बाद उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो Fe क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। और क्या, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो आपका रीजन क्या है? बिल्कुल सही है। आपके उसका NCERT का इक्वेशन दिया हुआ है, फॉलोइंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ स्टेम ऑफ आयरन। बिल्कुल सही है, क्यों? कोई गलती नहीं है इसमें, कोई गलती है नहीं है, बिल्कुल सही है। आयरन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ है तो Fe3O4 बन गया है, फेरस ऑक्साइड बन गया है, और ये क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। बिल्कुल सही है। रीजन क्या बोल रहा है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड द गुड्स फॉर अ केमिकल इक्वेशन। बिल्कुल सही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल लगता है। जितना भी केमिकल इक्वेशन के रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। इसीलिए तो हम आगे नंबर लगा के एटम को बैलेंस करते हैं। अरे इसीलिए तो बैलेंस करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है। रिएक्टेंट के पहले ही जितना मास होगा उतना ही मास रिएक्शन के पहले जितना मास होगा उतना ही मास रिएक्शन के बाद भी रहेगा, क्योंकि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड।
पता है कि नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ना मास बन सकता है ना ही मास डिस्ट्रॉय होगा। तो जितना मास रिएक्टेंट के पहले रहेगा उतना मास रिएक्टेंट के बाद भी रहेगा, मतलब रीजन भी सही है। अब क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सो पढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉरवर्ड द इक्वेशन ऑफ द स्टीम ऑन आयरन। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन? ferrous react with water, ferrous react with water gives ferrous oxide and hydrogen gas because the law of conservation of mass holds good for the chemical equation। ये क्या है भैया, ये कौन सी बात हुई? ऐसा होता है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब फेरस जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हुआ है, इसलिए फेरस हाइड्रोजन को हटा देता है, उसकी जगह आ जाता है। ये है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये नहीं है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है जिसकी वजह से ये रिएक्शन होती है, बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब आपका जो नेक्स्ट आंसर निकल के आएगा जिसमें असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलते हैं, 3 क्वेश्चन और है वो कर लेते हैं, 3 नहीं 4 दूंगा अभी। तो चलो चलते हैं किसकी तरफ? बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? कंप्लीट द रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई विच इज इंडोथर्मिक एंड विच इज एक्सोथर्मिक। इस रिएक्शन को कंप्लीट करिए और इस रिएक्शन को कंप्लीट करिए और बताइए कौन सा वाला एक्सोथर्मिक है और कौन सा वाला इंडोथर्मिक है। बेटा अब ध्यान से देखें तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बस 2 को एक साथ मिला दिया है बेटा। लाइमस्टोन बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको जब आप हीट करेंगे तो ये बनता क्या है? ये बनता है CaO बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। किसमें बनता है? लाइमस्टोन मींस कैल्शियम कार्बोनेट। इसको आप हीट करेंगे, आप इसको एनर्जी देंगे, इंडोथर्मिक। तो जो आपका पहला वाला इक्वेशन है ना वो इंडोथर्मिक है क्योंकि आपने हीट दी है। नेक्स्ट आते हैं किस पे? अब आपको मिला ये CaO, इसको आपने डाला पानी में, कैल्शियम ऑक्साइड को आपने डाला पानी में, तो आपको मिला यहां से क्या? स्लैग्ड लाइम। ये चूना है, ये वही चूना है जो पानी में डालते हो, ये वही चूना है जो वो तुम्हें लगा के चली गई, ठीक है? ये वही चूना है, पानी में डालोगे गर्म नहीं हो जाता है, हीट नहीं बाहर आती, तो बनता क्या है आपका? बनता है CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? और इसमें से हीट निकलती है, तो बोले तो एक्सोथर्मिक। यहां से यहां तक इंडोथर्मिक है और एक्स की जगह होगा CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नहीं कैल्शियम ऑक्साइड को आप पानी डालोगे, पानी डालते ही उसमें से हीट निकलेगी और बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके वापस से बना लेती है CaCO3 बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि बहुत सख्त हो जाता है। वो होता है कौन? चूना। दीवार पे लगने के बाद अब तो पानी जैसा रहता है, अब पानी जैसे चूने को जब दीवार पे लगाते हो तो वो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, जो कि बहुत हार्ड होता है, ठीक है? ये रहा आपका इक्वेशन, मैंने पूरा कर दिया। पहला वाला भी इंडोथर्मिक है, दूसरा वाला भी एक्सोथर्मिक है। पहले जो एक्स है वो क्या होगा? CaO, वही जो आपकी एक्स थी वो क्या हो जाएगी? CaO, और स्लैग्ड लाइम जो चूना को लगाई गई थी वही चूना है ये CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब उसके बाद ये CBSE 2023 का एक क्वेश्चन है, CBSE 2023 का एक क्वेश्चन है जो कि NCERT को पेजवे कटआउट करके चिपका दिए हैं। पेज नंबर 8, पॉइंट नंबर डीकंपोजिशन रिएक्शन, फिगर नंबर 1.5, पेज नंबर 8 फिगर नंबर 1.5, पॉइंट नंबर डीकंपोजिशन रिएक्शन।
एग्जैक्ट बना के दिया है। क्या किया उसमें, लिड नाइट्रेट को किसी बर्निंग ट्यूब में डालकर उसको हीट किया है। हीट करने के बाद उसमें से ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं, ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं, ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं, ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं। अब एनसीईआरटी में आपको एग्जांपल क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोला है लिड नाइट्रेट। अगर एक क्वेश्चन आपको यहां दिख रही हो तो PbNO3 होल ट्वाइस लिड नाइट्रेट, लिड नाइट्रेट यही है ना, हाँ लिड नाइट्रेट, इसको आप कर रहे हैं क्या, हीट, इसको आप क्या कर रहे हैं, हीट। तो आपका बचता क्या है, लिड ऑक्साइड PbO प्लस क्या बचता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और क्या बचता है, ऑक्सीजन। ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। ध्यान से देखिए इसको ध्यान से देखिए, क्या ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, अरे दी हुई है कि नहीं दी हुई है। लिड नाइट्रेट को आपने हीट किया तो यहां बनता है क्या, लिड ऑक्साइड और क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो होता क्यों है ये, और क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लिड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दिया हुआ था जिसमें लिड का डिकम्पोजिशन हो जाता है। लिड की डिकम्पोजिशन होने की वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, ब्राउन फ्यूम्स होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है, किस लिए, पहले तो क्या हो गया, लिड को जैसे आपने बर्न किया लिड का डिकम्पोजिशन हो गया, लिड के डिकम्पोजिशन होने की वजह से प्रोडक्ट क्या निकला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कलर कैसा होता है, ब्लू फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है। ये तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। फिर द डिकम्पोजिशन ऑफ अ लिड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लिड ऑक्साइड। लिड ऑक्साइड कहां से ब्राउन फ्यूम्स देगा भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें, ये गलत है, दूसरा वाला बिल्कुल गलत है। ऑक्सीडेशन ऑफ अ लिड नाइट्रेट, ऑक्सीडेशन ऑफ अ लिड नाइट्रेट, लिड नाइट्रेट का ऑक्सीजन हुआ है, कहां हुआ है, 6 ऑक्सीजन से और चले गए हैं उसके, फॉर्मिंग लिड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नहीं बिल्कुल गलत है। ऑक्सीडेशन ऑफ अ लिड नाइट्रेट ऑक्सीडेशन बट फॉर्मिंग लिड ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, नहीं, सिर्फ एक सही है, कौन सा वाला, पहला वाला। लिड नाइट्रेट का क्या हुआ है, डीकंपोजिशन हुआ है, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, क्या हुआ है, डीकंपोजिशन हुआ है, जिसकी वजह से ब्राउन फ्यूम निकलते हैं। ब्राउन फ्यूम्स क्यों निकलते हैं, क्योंकि उसमें बाय प्रोडक्ट बनता है क्या, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो कैसा निकलते हैं, ब्राउन फ्यूम्स। ये दिया हुआ है आपके पेज नंबर 8, डीकंपोजिशन रिएक्शन डायग्राम बना के दिया है, CBSE 23 क्वेश्चन है। इसीलिए बोलता हूं एनसीईआरटी के दिए गए ये एक ही क्वेश्चन लर्न कर लो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये है आज का आखिरी क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन मस्त मस्त क्वेश्चन कराए हैं, ऐसा वैसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ये एमसीक्यू है। इसके बाद जो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का जो आएगा क्वेश्चंस, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, इसमें पता करिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। अब कहोगे सर ऑक्सीडेशन सुना था, रिडक्शन सुना था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन सुना था, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीडेशन कराते हैं। अब जब वो किसी का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो उनका खुद का रिडक्शन हो जाएगा। अगर मैं आपको आसान भाषा में लिख के दिखाऊं, को आसान भाषा में लिखूं तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, मतलब ऑक्सीजन ऐड करवाते हैं और उनका खुद का रिडक्शन हो जाता है। लिखो इसको, मैं रेज करूंगा। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एक एलिमेंट है
वो जो किसी और का ऑक्सीडेशन कराएंगे, मतलब किसी और को ऑक्सीजन ऐड करवाएंगे, उनका ऑक्सीजन घट जाएगा और किसी और में ऑक्सीजन वो जुड़वा देंगे। तो इसका मतलब जब उनका ऑक्सीजन कम हुआ तो मतलब उनके अंदर क्या होगा, रिडक्शन। तो इसमें दिए गए केमिकल रिएक्शन में हमें ये फाइंड करना है रियलिटी में कि रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी और का ऑक्सीडेशन कराते हैं। जब वो किसी और का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो उनका खुद का रिडक्शन हो जाएगा, और जब उनका खुद का रिडक्शन होगा इसका मतलब इस केमिकल रिएक्शंस में हमें उन्हीं को फाइंड करना है जिनका क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो। देखो अब वीडियो चल तो रही है ना बेटा, बिगड़ तो नहीं गया ना मैटर। 2 मिनट गया बस खत्म कर दे। देखो इधर क्या था, PbO3, नंबर वंबर सब छोड़ो, नाम साम सब छोड़ो, बहुत इजी है। PbO3 है, इधर PbCl2 हो गया, इधर लीड के साथ ऑक्सीजन था, इधर लीड के साथ ऑक्सीजन गायब हो गया है। तो यहां जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन है, इधर जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पहले क्वेश्चन में कौन है, वो है Pb3O4। ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसमें रिडक्शन हुआ है। हमें बस यही फाइंड करना है किसमें रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब हमें बस यही फाइंड करना है किसमें रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब किसका ऑक्सीजन गायब हो रहा है। तो PbO4 का ऑक्सीजन यहाँ पे गायब हो गया, ये था रिएक्टेंट, ये था प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में Pb के पास O4 था, इधर एक भी नहीं है, खत्म बात। एक भी गायब होगा तो भी हम मान लेंगे रिडक्शन हुआ है। तो इसका रिडक्शन गायब हो, इसमें ऑक्सीजन गायब हुआ है, जिसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसमें, खत्म बात। नेक्स्ट में आते हैं MgO2। इधर MgO बन गया है, इधर O2 था, इसका एक O उसमें चला गया है। तो इधर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इधर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो कौन है, वो है ऑक्सीजन, खत्म। क्योंकि इधर ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है, इसका एक ऑक्सीजन गायब हो गया, वो ऑक्सीजन आके इसमें जुड़ गया है, खत्म बात। इधर CuSO4Zn, इधर CuZnSO4, इधर वेट, इधर क्या हुआ है, Cu का ऑक्सीजन गायब हो गया। तो इधर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन है, वो Cu है, क्योंकि Cu का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, Cu का ऑक्सीजन गायब हो जा रहा है। तो Cu क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, वेनेडियम ऑक्साइड, ये वेनेडियम है। अब देखो वेनेडियम में वेनेडियम ऑक्साइड नहीं दिया है, ये वेनेडियम है। वेनेडियम के पास 5 ऑक्सीजन था, इधर एक भी नहीं है। तो इधर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन है, वेनेडियम 2V, सॉरी इधर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो CuSO4 है, और इधर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो V2O5 है। क्योंकि ठीक है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अपना ऑक्सीजन दे रहा है किसको, इसको, इसका हो रहा है रिडक्शन, इसलिए ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इधर कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रहा, क्योंकि वाटर अपना ऑक्सीजन दे रहा है किसको, फेरस को, बोले तो आयरन को। तो वाटर का क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है। जब वाटर का रिडक्शन हो जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। लास्ट बटा है CuH2, इसमें O का चला जा रहा है, H के पास चला जा रहा है। तो यहाँ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन हो जाएगा, CuO, क्योंकि इसका ऑक्सीजन उड़ के चला जा रहा है किसके पास, वाटर के पास। ठीक है, ये आपका होता है यहाँ पे समाप्त। ठीक है, अब मैं कोई 5-6 क्वेश्चन और लेकर आऊंगा थ्योरेटिकल, तो ये आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा क्वेश्चन के साथ। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।